आवाज आ रही है बेटा? एक बार आपको बता दो। आवाज आ रही है? यदि आवाज आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो एक बार लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। और अभी हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ बेटा, सुन लो ध्यान से। अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं लगभग सॉल्यूशंस रिकॉर्ड कर रहा था। किसके, मैं बता देता हूँ आपको। ऐप में जहां पीडीएफ डीपीपी अपलोड होती है, वहां कुछ एक्स्ट्रा असाइनमेंट गए हैं। एक्स्ट्रा असाइनमेंट जो है आपको किस चीज के मिलेंगे, मैं बता देता हूँ। 3 एक्स्ट्रा असाइनमेंट है इस चैप्टर के, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के। और मैंने आपको बोला भी था कि यार मतलब आपको वो करने हैं, है ना, करने हैं। तो हाँ, तो जो एक्स्ट्रा डीपीपी है ना, एक्स्ट्रा डीपीपी करके जो मिल रही है आपको, वो 3 है। 2 के सॉल्यूशन मैंने डाल दिए हैं, आप चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है। यस, ठीक है। आज करना है आपको, आज मॉलिक्यूलर पूरा खत्म करना है भाई सबको, कोई गड़बड़ नहीं। तीनों असाइनमेंट बनाओ, तीनों के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तीनों के सॉल्यूशन आज शाम तक मिल जाएंगे। 2 के अपलोड हो गए होंगे, अब रह गया एक जो थर्ड है, उसको आपको करना है। ठीक है। यस 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 यस, कर लेंगे, कर लोगे। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ रहे हो, आप शायद समझ नहीं रहे हो ये इसकी कितनी वेटेज है। इस चैप्टर की अकेले वेटेज 6 से 7 क्वेश्चन की है। अगर आप सही से इसको नहीं करोगे, डीपीपी के अलावा एक्स्ट्रा असाइनमेंट में लगभग मेरे हिसाब से 80 90 80 ऐसे करके अगर हम देखें तो 3 असाइनमेंट में लगभग 260 क्वेश्चन है। आज आपने वो बनाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। मैंने रिकॉर्ड किए हैं 2 के, एक का बचा है वो भी कर दूंगा, तो तीनों का मिल जाएगा। 2 का तो मैंने कर दिया है। ठीक है। यस यस, और एक वर्कशीट भी बनानी है आपने। ठीक है। यस, क्लियर है? कोई डाउट किसी को? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए आप 4 से 5 पेज छोड़ दो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए 3 पेज, उसके बाद से स्टार्ट कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन। क्लियर है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बैच में भी अपलोड करूंगा आपको, और यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा। सेम लेक्चर मतलब पढ़ाऊंगा मैं, अपलोड करने का मतलब। और वही एक लेक्चर है जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मुझे ऐसा लगता है सारे बैच में एक जैसा ही टॉपिक है, उसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। वो समझाने का वो उतना ही पढ़ाना पड़ेगा, और बिल्कुल लीक से हटके टॉपिक रहता है, तो उसको हम इस तरीके से भी दे सकते हैं। ठीक है। यस, कल तक बना लो भाई, कल सुबह तक बना लो। क्लियर है? कल सुबह तक ये कंप्लीट कर लो अपना काम। लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर कल आएगा। लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर आपके पास कल आएगा। ठीक है, कल शाम तक आएगा। आप उसे देख लें, 2 ढाई घंटे का लेक्चर होगा, और उसके साथ 40 या 50 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट बस। उसके अलावा डीपीपी करनी चाहो कर लो, नहीं करनी नहीं करनी। उसके अलावा आपने कुछ नहीं बनाना। तो आपने लिविंग वर्ल्ड को टोटल कितना टाइम देना है? लेक्चर देखने में 2 ढाई घंटे, नोट्स बनाओगे 1 घंटे, और 1 घंटा असाइनमेंट। टोटल 3 साढ़े 3 4 घंटे में लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट। कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं से कोई कुछ नहीं करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है। इनके वन शॉट आपने कर लिए, जिन बच्चों ने किए हैं वो कर सकता है, या रिवाइज कर लो, या आपने अगर यूट्यूब से कर लिया है, क्वेश्चन जरूर बनाने हैं। यस, करें स्टार्ट। यस, करें स्टार्ट करें। चलें। शिवांशु केसरी, अगर मैं लिख बता रहा हूं आपको कि आपने शायद यूट्यूब पे देखा नहीं है, वहां पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लिखा हुआ है, तो वही लेक्चर आपका बैच में मैं अपलोड कर दूंगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। यस, अब मैं बार बार एक ही बात को 10 बार नहीं बता सकता। ठीक है, मैं बैच के लिए, यूट्यूब के लिए, प्रोटोन बैच के लिए मेरे से अलग अलग मजदूरी एक सिंगल टॉपिक के लिए नहीं होगी बेटा। उसकी जगह मैं तेरे को एक्स्ट्रा असाइनमेंट जो दे रहा हूं उसके सॉल्यूशन दूंगा। तुम ये भी तो समझो, जिद में नहीं है ना कि भाई सर से सारी मजदूरी करा लेनी है। सर मजदूर है, मजदूरी कराते रहो। सर से कुछ एक्स्ट्रा काम करा लो ना जो तुम्हारे फायदे का हो। मैंने क्यों मॉलिक्यूलर का सॉल्यूशन रिकॉर्ड किया? इसके 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, 7 तो मिनिमम आएंगे, या 6 मिनिमम आएंगे।
तो क्या हमें उस चैप्टर पे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए? यस। तो डीपीपी के भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे, पर पहले वो 3 असाइनमेंट सॉल्व कर लो। तो मुझसे मजदूरी वहां कराओ ना जहां तुम्हारे को फायदा हो रहा है। यस, चलें? हाँ, एनसीईआरटी रीडिंग बिल्कुल वहां मजदूरी कराओ। सही है, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। चैट प्राइवेट आ जाइए। कितने लेक्चर लगेंगे? एट मैक्स 3। एट मैक्स 3। इसमें 2 इकोसिस्टम में और बायोडाइवर्सिटी भी मैं वन शॉट रिकॉर्ड करके दे दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है। बैच में कब अपलोड होगा? आज शाम में या कल सुबह तक अपलोड हो जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है। लिविंग वर्ल्ड कल शाम में मिल जाएगा। एक वीक के अंदर आप उसको देखकर उतने क्वेश्चन बना लेना जो 40-50 क्वेश्चन है बस। डीपीपी 2 को ठीक से अपलोड कराइए देवेश, मैं बोल देता हूं फिर से। ठीक है, इसका मतलब ऑफिशियली आपके पास 3, 2, 5 और 6 क्लासेस हैं मैक्सिमम जो आपको चाहिए सिलेबस खत्म करने के लिए ऑफिशियली आपके बैच के हिसाब से। चलो भाई आ जाओ। टुडेज गोल, टुडेज गोल हम लोग पढ़ेंगे बेटा, बेसिक्स पढ़ेंगे और एबायोटिक फैक्टर पढ़ेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा यहां पे क्लियरिटी दे देता हूं, पहले सुन लो ध्यान से। इकोलॉजी जो यूनिट है, इकोलॉजी जो यूनिट है उसमें मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन चैप्टर है और उससे रिलेट करता हुआ इकोसिस्टम है। ये दोनों चैप्टर आपस में काफी ज्यादा रिलेटेड है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन कुछ कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, लेकिन हमेशा याद रखो बिल्कुल अलग चैप्टर है, इसका कुछ लेना देना नहीं है बाकी चैप्टर से, बिल्कुल अलग लीक से हटकर चैप्टर है ये वाला। ठीक है, पर इससे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन से 3 क्वेश्चन, इससे 2 क्वेश्चन, इससे 2 क्वेश्चन, तो 3, 2, 5 और 7। एनवायरमेंटल इशू से 1-2 क्वेश्चन और लेके लगभग 8, 9, 10 क्वेश्चन बनता था। अगर बढ़ेंगे तो मान लो इन सबसे एक क्वेश्चन और इंक्रीज कर लो। इतना डाटा आपको करना है, इतना चैप्टर आपको करना है। तो इकोलॉजी आपके पास 7 से 10 क्वेश्चन बनाएगी। अब यहां पर कुछ चीजें क्लियरिटी दे देता हूं आपको। पहला, एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी में नोट्स में लिखवाता हूं, उतनी कर लोगे तो मोर देन इनफ है, उसके बाहर नहीं जाएगा। जो मैं नोट्स में लिखवाऊंगा उसके बाहर नहीं जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूं, कुछ बच्चे पूछ रहे लास्ट में कितने टेस्ट देने हैं। तुम्हारे पास एआईटीएस जो है उसका डिस्कशन हम लोग अलग से एक बैच बना के स्टार्ट करने वाले हैं 20 के बाद। यस, आपको याद होगी ये बात। यस, और जो हमने एनबीटीएस दी है उसमें भी फुल सिलेबस के टेस्ट सोल्यूशन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि टीम से बनवा दूं, और मैं तो बनाऊंगा ही उसे। ठीक है, यस। तो इसका मतलब मैं आपको कम से कम भी 20 टेस्ट के सोल्यूशन दे रहा हूंगा। क्लियर है? मैं बिल्कुल क्लियर हूं। जिन्होंने एआईटीएस परचेज करनी है कर लो, 10 टेस्ट देने तो एनबीटीएस कर लो, कोई और टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है कर लो। लेकिन मैं यहां पे क्लियर बोल सकता हूं, अगर आप एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ये सोच के कि शायद आ जाए, आने के लिए तो हिस्ट्री ज्योग्राफी भी आ सकती है, वो भी कर ले। होता क्या है कि बहुत सारी कोचिंग के टेस्ट में कुछ ऐसा डाटा आता है बायो में जो उन्होंने अपने बैच में पढ़ाया होता है। वो बच्चे मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं ये भेज के कि सर क्या ये करना है। मैं स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूं, नहीं सर, आ गया तो फिर आ गया में तो इतना सारा डाटा है कि तेरे को कभी जीवन भर नहीं आएगा, इतना डाटा है। इकोलॉजी में ऑटिकोलॉजी, सिनकोलॉजी मैंने पढ़ाया है पहले, कभी बहुत सारी चीजें थी। एलेंस रूल के बाद वो बर्ग्समैन रूल, रेंस रूल, पता नहीं क्या क्या रूल लिखवाते हैं, वो भी उन्होंने किया है। यस, यस, ठीक है। वाली सिद्दीकी कह रहा है सर पीडब्ल्यू की भी टेस्ट ठीक है। ठीक है, मैंने कब मना किया भाई, मैंने तो किसी की भी टेस्ट के लिए मना नहीं किया। हमारे भी ठीक है, उनके भी ठीक है, और बाकी और भी कोचिंग है उनके ठीक है। क्या हो गया फिर है? यस। और तुझे शायद ये नहीं पता कि बहुत सारे बॉटनी के क्वेश्चन मेरे बनाए हुए हैं, तो इसका मतलब आप मुझे निकाल सकते हो पर मेरे क्वेश्चन तो वही होंगे बीबी। और ये मुझे कैसे पता चला, एक बार जब पहली बार टेलीग्राम का चैनल बना था ना, जिसपे हमारे पास एक टीचर का वीडियो आया था, उन्होंने कहा कि यार हम अब डाउट बताएंगे टेलीग्राम पे। उस पे जो पहला टेस्ट सेल साइकिल का बना था वो 2018 में जो मैं क्वेश्चन कराता था ना,
जिसमें मैं साइक्लिन वाइक्लिन बताता था, अब मैं बताता नहीं, वो क्वेश्चन थे। तब मुझे क्वेश्चन देख के समझ में आया यार ये क्वेश्चन तो मेरे बनाए हुए हैं, पर ये अब तो आते ही नहीं है, पर उनके पास सिस्टम में वही था, वो उठा के डाल दिया। तो आप ये परेशान मत हो, आपको क्या करना, आप किसी कोचिंग के लिए नहीं पढ़ रहे हो। तो कुछ लोग हैं जो दिमाग लगाते हैं, मैं वो सब, मैं बेटा मैं बिल्कुल मतलब इस तरीके से मैं बोलने से बिल्कुल वो नहीं हूं, मैं सही बात बोल रहा हूं। आप कोचिंग वाइज मत जाओ, आप ये देखो कि एनसीईआरटी के बाहर का अगर कुछ आता है तो प्लीज मत करो, टाइम वेस्ट होगा। यस यस यस, हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आप अपने लिए सोचो। आप मेरे फैन नहीं हो किसी के, आप अपने लिए सोचो, आप अपने पेरेंट्स के लिए सोचो। इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। क्या करना है आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर वन शॉट से करना है, माइक्रोब्स करना है, बायोडाइवर्सिटी कर सकते हो, छोटे चैप्टर लिविंग वर्ल्ड कर सकते हो, किन चैप्टर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी है मैं ये डिटेल भी बता दूंगा। यस, समझ में आ रहा है? यस, क्या बैच में टेस्ट होंगे, फुल सिलेबस होंगे, 10 टेस्ट फुल सिलेबस होंगे। यस यस, चलें स्टार्ट करें, बेटा पढ़ाए, स्टार्ट करें। लिविंग वर्ल्ड का वन शॉट कल आ जाएगा शाम तक, स्टार्ट करते हैं, चलिए आइए। तो क्या आपको ये क्लियर है कि एनसीईआरटी पढ़नी है? हाँ सर पढ़नी है। बायोडाइवर्सिटी में पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे आते थे कि ये वाला फॉरेस्ट रिजर्व, ये वाला नेशनल पार्क यहां मिलता, अब नहीं आते, ना करोगे तुम। मैं क्लियर बता देता हूं आपको, बाहर नहीं जाना एनसीईआरटी से बाहर। यदि कोई क्वेश्चन मिलते हैं उनको छोड़ दो, एक टॉपिक ऐड हुआ है आईयूसीएन वाला, वो मैं बता दूंगा आपको, उसके अलावा कोई खास चीज ऐड नहीं हुई है। क्लियर है? यस 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 यस। और स्कॉलरशिप टेस्ट जो मैंने बोला था वो आप लोग रजिस्टर कर सकते हो, अपने साथ के लोगों को भी बोलो। वो इसलिए रजिस्टर करना है क्योंकि बेटा लास्ट में जाके फिर आपको नीड पड़ती है बहुत सारे बच्चों को, तो उसमें बेनिफिट होता है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आ जाइए स्टार्ट करें बेटा। ये टॉपिक्स हैं, सबसे पहले मैं इकोलॉजी के आज बेसिक्स पढ़ाने जा रहा हूं, फिर मैं आपको ए बायोटिक फैक्टर पढ़ाऊंगा, फिर मैं पढ़ाऊंगा इफेक्ट ऑफ ए बायोटिक फैक्टर, फिर मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा माइग्रेशन, सस्पेंशन, एडेप्टेशन, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बर्थ रेट, याद है आपको, सुना है ये आपने। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा डेथ रेट, यस, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा यहां पे एज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें इसमें पढ़ाऊंगा। और एक मैं पढ़ाऊंगा आपको जनसंख्या घनत्व, जिसको अपने नाम देते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। यस और नो, ये टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन काफी आते हैं। अब आप कई लोग कहेंगे कि सर स्टार्टिंग का पार्ट नहीं है, आप क्यों पढ़ा रहे हो? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, चैप्टर का जो पार्ट डिलीट हुआ इस साल पढ़ लो, उसे रिस्की हो जाएगा। हाँ चैप्टर डिलीट है तो छोड़ सकते हो। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल में लॉजिस्टिक आ जाएगा, और कौन सा आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल, यस, इसकी डिस्कस करेंगे। और फिर पॉपुलेशन इंटरेक्शन के टॉपिक है। क्लियर है? स्टार्ट करें, बेटा स्टार्ट करें। यस, ये बर्थ रेट, डेथ रेट आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी पढ़ी थी, और आपको याद होगा वहां पर आपने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आईएमआर, एमएमआर, ये चीजें पढ़ी हैं। आईएमआर, एमएमआर कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जो कंट्री की हेल्थ सिचुएशन को बताते हैं कि वहां पर हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं। अगर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, इसका मतलब उस कंट्री का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप नहीं हुआ है। अगर मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट हाई है, तो यही बात हो गई ना कि वहां पर फीमेल में अच्छी सिचुएशन नहीं है। आपको शायद पता नहीं है, गवर्नमेंट बहुत लंबे टाइम से वो आयरन की टैबलेट्स फीमेल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसे हम आंगनवाड़ी कहते थे, वहां किया जाता है। आंगनवाड़ी जैसी सिचुएशन मतलब कंडीशंस बनाकर उनको, छोटे बच्चों को न्यूट्रिशनल फूड ये सब दिया जाता था। क्लियर है? यस। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, इसलिए पॉपुलेशन को पैरामीटर से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी से। बेटा ध्यान से सुनेंगे, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होती है बेटा? इकोलॉजी में जो वर्ड है ये एक मतलब ग्रीक वर्ड से आया है। इसमें दो टर्म्स हैं, एक है ऑइकोस, और एक है लोगोस। लॉजी मतलब जैसे बायोलॉजी है, लोगोस।
तो हम यहां पर ये कहते हैं ओइकोस का मतलब होता है होम और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो अगर यहां पर हम होम की बात कर रहे हैं, मेरी बात सुन ध्यान से बेटा, होम की बात कर रहे हैं तो होम क्या है? जैसे मान लो कोई ये एरिया है, इस एरिया में मेरे पास प्लांट्स हैं, मेरे पास इंसेक्ट है, मेरे पास ग्रास है, यस और नो, मेरे पास सॉइल है, मेरे पास पानी है। तो ये एक होम है, इसमें ये चीजें, जैसे तुम्हारे रूम में, तुम्हारे घर पे होम है, तो वहां पर कौन कौन है? सर वहां पर आप हो, आपके पेरेंट्स हैं, स्टूल है और वो रखा हुआ है, चारपाई रखी हुई है, बेड रखा हुआ है, या खाने का सामान है, बर्तन है, सब कुछ है, स्टडी टेबल है, ये सारी चीजें है ना बेटा। तो अगर आप देखो कि स्टडी टेबल नॉन लिविंग है, आप लिविंग हो, और वो एक घर बना हुआ है, तो इसकी स्टडी करनी है। अब इसकी स्टडी में मैं क्या पढ़ूंगा? टेबल कैसी दिखती है? नहीं, मैं ये पढ़ूंगा कि आप टेबल पर बैठ के पढ़ते हो, तो आपकी जो स्टडी है ना, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? सो रहे हो, ये सब एक तरीके से इंटरेक्शन है। कि बेड जो है वो नॉन लिविंग चीज है, आप लिविंग हो, है ना? सर मैं तो मर जाता हूं सोते ही। हाँ, वो तो सबके साथ है ना। ठीक है, तो होता ये है बेटा, होता ये है कि एक तरह का आप इंटरेक्शन स्टडी करते हो। अगर आप ध्यान से देखो, इकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं इंटरेक्शन। किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब होता है कि कौन किससे इंटरेक्ट कर रहा है। तो स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ किसका? बायोटिक विद बायोटिक। बायोटिक का किसके साथ? बायोटिक का के साथ। एंड एबायोटिक विद बायोटिक। एबायोटिक विद बायोटिक। एबायोटिक का किसके साथ? बायोटिक के साथ। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो हमारे पास ध्यान से सुनेंगे बेटा, हमारे पास अगर इकोलॉजी की बात करें तो वो एक तरह की स्टडी है। किसकी स्टडी है? बायोटिक का इंटरेक्शन बायोटिक के साथ, एबायोटिक का बायोटिक के साथ, और एबायोटिक का एबायोटिक के साथ। इस तरह की स्टडी को किसकी स्टडी कर रहे हैं? इंटरेक्शन को। उसकी स्टडी को अपने क्या नाम लेते हैं? इकोलॉजी लेते हैं। इंडिया में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रामदेव मिश्रा। इन्होंने क्या काम किया मैं बता देता हूं, देखो बेटा। साइंटिस्ट का नाम है रामदेव मिश्रा। एक्चुअल में इकोलॉजी को पहले कोई ब्रांच माना नहीं जाता था। तो रामदेव मिश्रा जो हैं, उन्होंने इंडिया में इकोलॉजी के डिपार्टमेंट्स बनाए अलग अलग यूनिवर्सिटी में। तो इन्हें फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहते हैं। इन्हें कहते हैं फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। यस सर, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। यस और नो? यस सर। ठीक है, अब जो जो चीजें मैं बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनेंगे बेटा। अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन में कौन है? एमएस स्वामीनाथन। यस, ठीक है। और उसके साथ किसने काम किया? नॉर्मन बोरलॉग ने। यस, वर्गीस कुरियन, व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, हमें नहीं करना वो सब, पर अभी के लिए ध्यान दो, अभी के लिए ध्यान दो। अब हम बात करेंगे बेटा, इकोलॉजी की हमने डेफिनेशन लिख ली है, पर इकोलॉजी एक्चुअल में किसकी स्टडी है समझो। इकोलॉजी है स्टडी, किसकी स्टडी है? स्टडी है इंटरेक्शन की। कौन इंटरेक्ट कर रहा है जरा समझते हैं। मेरी बात सुनना ध्यान से, आप इधर समझना। जैसे मान लो बायोटिक में ये ग्रास है, एबायोटिक में पानी है, सॉइल है, टेम्परेचर है। अगर ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो फोटोसिंथेसिस हो रही है। यस सर, क्लियर है। बायोटिक, ग्रास या इंसेक्ट है, तो ये इसको खा रहा है, क्या ये इंटरेक्शन हो रहा है? हाँ, फूड चेन हो रही है। अब बायोटिक और एबायोटिक जो है, बायोटिक एबायोटिक का बता दिया, बायोटिक का बायोटिक के साथ बता दिया। अब मान लो बायोटिक में मैं लिखता हूं सॉइल, सॉइल और पानी लिखता हूं। आप सबको पता है कि माउंटेन में जब रेन होती है ना, रेन की वजह से सॉइल फॉर्मेशन होती है या सॉइल इरोजन होती है एक तरीके से। यस, होती है कि नहीं? तो टाइप ऑफ सॉइल बनती है। तो एबायोटिक के साथ इंटरेक्ट करता है। तो आपको यह समझना पड़ेगा बेटा, आपको यह समझना पड़ेगा, ध्यान सुनेंगे, आपको यह समझना पड़ेगा कि इकोलॉजी एक्चुअल में एक प्रकार की स्टडी है जहां पर लिविंग और लिविंग, लिविंग नॉन लिविंग और नॉन लिविंग इंटरेक्ट कर रहे हैं। उस इंटरेक्शन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। यस, उस इंटरेक्शन की इकोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? मतलब क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ इंटरेक्शन को आप क्या बोलते हैं? बिटवीन बायोटिक एंड बायोटिक। यस, बायोटिक एबायोटिक
ठीक है, एबायोटिक एंड एबायोटिक, इनके इंटरेक्शन, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसकी स्टडी को इकोलॉजी बोल रहे हैं। क्लियर है? यस 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 यस। अच्छा, मेरी बात सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन, इकोसिस्टम इज अ पार्ट ऑफ इकोलॉजी। ecosystem is a part of ecology. Statement 2, ecosystem is a functional ecology। कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? किसी को पता है इकोसिस्टम क्या होता है? किसी को पता है इकोसिस्टम क्या होता है? नहीं पता? सुनो ध्यान से, इकोसिस्टम क्या होता है बेटा, मेरी बात सुन, ध्यान से सुनियो। ये प्लांट है और लाइट पड़ रही है, तो जो फोटोसिंथेसिस हुआ है ना, वो इकोसिस्टम का काम है। तो जब हम बात करते हैं कि किसी एरिया में कोई काम हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, तो फंक्शन होता हुआ जो दिखता है उसे इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहां पर सारे काम चल रहे हैं, सबसे छोटी यूनिट, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोलॉजी क्या है? उन सब चीजों की स्टडी है कि बायोटिक बायोटिक के साथ क्या कर रहा है, ए बायोटिक के साथ क्या कर रहा है, और बायोटिक ए बायोटिक के साथ कर रहा है। तो इसका मतलब इकोलॉजी बड़ी टर्म है, उसमें इकोसिस्टम ऑटोमेटिकली इंक्लूड है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि यार मान लो ए बायोटिक से सॉइल फॉर्मेशन हो रही है, क्या वो इकोसिस्टम में आएगा? नहीं आता है, वो नहीं आता है। इकोसिस्टम में क्या आता है कि जब बायोटिक और ए बायोटिक आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो वो क्या काम करते हैं। तो जो काम करने वाली इकोलॉजी है ना, फंक्शनल इकोलॉजी है, वो इकोसिस्टम होती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है बेटा, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है कि इकोसिस्टम इकोलॉजी का पार्ट है। यस यस यस, दोनों ठीक है। क्लियर है? यहां तक ठीक है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी। मैं रिपीट कर देता हूं, इकोलॉजी स्टडी है, पढ़ाई है इंटरेक्शन की। इकोसिस्टम है काम, कि वो लोग आपस में मिलके क्या काम करते हैं। खाना बनाने को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, लेकिन बहुत सारा खाना बनाने को कहते हैं प्रोडक्टिविटी। फर्क है दोनों में। खाना, एक प्लांट खाना बना रहा है, दैट इज फोटोसिस्टम। क्या हम इकोलॉजी में फोटोसिंथेसिस पढ़ते? नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ते। हम पढ़ते हैं कि ये सारी घास मिलके कितना खाना बना रहे हैं, उसे प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो अगर आपसे कहें कि इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, इकोलॉजी में स्टडी करते हैं किसकी? ए, फोटोसिंथेसिस की स्टडी करते हैं। बी, हम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं प्रोडक्टिविटी। फर्क है, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उस एरिया के सारे प्लांट कितना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस अकेले प्लांट के लिए होता है। तो हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। मेरी बात समझ में आ रही है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड फोटोसिंथेसिस? स्टेटमेंट 2 क्या है बेटा? इकोसिस्टम एक ऐसी इकोलॉजी है जो काम कर रही है। काम मतलब घास पर लाइट पड़ रही है, वो फोटोसिंथेसिस कर रही है। और फोटोसिंथेसिस जब एक अमाउंट वाइज बात करते हैं तो उसका मतलब होता है प्रोडक्टिविटी, काम हो रही है। यस, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। अब हम ये देखेंगे बेटा कि इकोलॉजी का लेवल कहां से स्टार्ट होता है। बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपके पास ये सेल है, सेल जो है यूनिट ऑफ लाइफ है, यस और नो? यूनिट ऑफ लाइफ है। उसके बाद टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है। यस यस यस। ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बन जाता है? ऑर्गेनिज्म। अब जब ये ऑर्गेनिज्म बन गया, अब ये अपने एनवायरमेंट के साथ, बाहर की कंडीशन के साथ, बाहर की जो कंडीशन है वो कांस्टेंट नहीं है। वो क्या है? कांस्टेंट, एक जैसी नहीं है। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो सबसे छोटा लेवल है, लोवेस्ट लेवल है, जो इंटरेक्ट करता है किसके साथ? इंटरेक्ट विद आउटर एनवायरमेंट। आउटर एनवायरमेंट के साथ सबसे छोटा लेवल है जो इंटरेक्ट करता है। करने के लिए तो सेल भी कर सकता है, आपका सेल, स्किन सेल बाहर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, पर वो इंडिविजुअल काम करता नहीं, वो तो यूनिट में काम करता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इकोलॉजी की सबसे छोटी यूनिट क्या? ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी।
ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म बाहर के एबायोटिक फैक्टर के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन कर रहा है। मान लो बाहर तेज धूप हो गई, मैं छुप गया, दैट इज सस्पेंशन। मैं वहां से भाग गया, माइग्रेशन। मैंने क्या किया, कुछ ऐसा कर लिया कि स्किन ब्लैक हो गई, धूप का फर्क कम पड़ गया, व्हाइट हो गई, धूप का फर्क कम पड़ रहा है, दैट इज अडेप्टेशन। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखें, ये ऑर्गेनिज्म है जो बाहर के फैक्टर से रिस्पॉन्स करता है। मेरी बात सुन, व्हाट इज इंटरेक्शन, रिस्पॉन्स करता है। तो सबसे छोटा लेवल इकोलॉजी का क्या होता है, ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी होती है। तो ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी जो होती है, इट इज लोवेस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजी, क्योंकि ये क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है। ये क्या करती है बेटा, ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करता है किसके साथ, ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है किसको, एबायोटिक फैक्टर को, रिस्पॉन्ड टू एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर को ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है। अब यहां पर ध्यान से सुनेंगे बेटा, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि विच ऑर्गेनिज्म शो ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी एट सिंगल सेल, मैंने यहां पर ऑप्शन में लिख दिया है, मार्केंशिया। आपको पता है मार्केंशिया में टिश्यू होता है। मैंने यहां पर लिख दिया है बेटा आपके पास टेपवॉर्म, ये ऑर्गेनिज्म है। मैंने यहां लिख दिया अमीबा, और मैंने यहां पर लिख दिया ह्यूमन। अब आप देख सकते हो कि अगर मैं ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी की बात कर रहा हूं तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल का है और सिंगल सेल के लेवल पर ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी है, दैट इज अमीबा। भाई ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी में ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म से लिख रहा हूं, पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल के भी होते हैं। तो अमीबा के केस में सिंगल सेल ही ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी फॉर्म करता है। यस, इस बात में कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। अब आते हैं अब इसीलिए ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी, दिस लेवल, व्हाट इज इकोलॉजी, इंटरेक्शन, दिस लेवल ऑफ इकोलॉजी को हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल। जैसे हम फिजियोलॉजिकल लिखते हैं तो कुछ बच्चों को एमडी सर याद आ जाते हैं, वो कहते हैं सर एमडी सर ने पढ़ाया था डाइजेशन इज फिजियोलॉजी। हम यहां पर बात कर रहे हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी का मतलब हम क्या बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं उसकी ये बिहेवियर, कौन कौन से, एडप्टेशन, अडप्ट करना, माइग्रेट करना, सस्पेंड करना, ये जो काम है ना, ये सब किस में आते हैं, ऑर्गेनिज्म, क्योंकि अकेले इंडिविजुअल की बात हो रही है, ये आते हैं। बात समझ में आ गई? यस और नो? तो ऑर्गेनिज्म लेवल का मतलब सबसे छोटा लेवल जो एनवायरमेंट की कंडीशन के साथ इंटरेक्ट करता है, क्योंकि हम इंटरेक्शन की स्टडी को इकोलॉजी कह रहे हैं। अगला लेवल आता है पॉपुलेशन लेवल इकोलॉजी। सबसे पहले आपको पॉपुलेशन की परिभाषा समझनी पड़ेगी। कितने बच्चे डिफरेंस समझते हैं स्पीशीज और पॉपुलेशन में? स्पीशीज और पॉपुलेशन में कितने बच्चे डिफरेंस समझते हैं? कितने बच्चे डिफरेंस जानते हैं? समझते नहीं, जानते हैं। सुन, ध्यान से सुन। स्पीशीज का मतलब होता है जैसे ह्यूमन की स्पीशीज, मंकी की स्पीशीज का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो दिखने में एक जैसे हो और आपस में रिप्रोडक्शन करके अपनी जनरेशन आगे बढ़ा सके। यस, और वो आने वाली जनरेशन भी फर्टाइल हो, उसको स्पीशीज कहते हैं। पॉपुलेशन का मतलब होता है उसी स्पीशीज का कोई ग्रुप जो एक एरिया में रह रहा हो। जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया एक एरिया हो गया, उस एरिया में जितने भी ह्यूमन रह रहे हैं उसे हम कहेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन। इसका मतलब सारे ह्यूमन सेम स्पीशीज के हैं और किसी एरिया में रह रहे हैं, उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ह्यूमन जो इंडिया में है, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, क्या वो सेम स्पीशीज है? यस। इसका मतलब ये हो गया स्पीशीज में बाउंड्रीज का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक सिंपल मतलब होता है कि वो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या वो अपने आगे फर्टाइल यंगवन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। लेकिन जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन हमेशा
पॉपुलेशन में हमेशा ज्योग्राफिकल एरिया होता है। तो हम क्या लिखते हैं बेटा, पॉपुलेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ऑफ सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल का ग्रुप जो रहते हैं किसमें, जो किसमें रहे, लिव इन अ कॉमन ज्योग्राफी, जो किसी कॉमन ज्योग्राफी में रहे, किसी एक जगह रहे और आपस में क्या करें बेटा, कॉमन ज्योग्राफी में रहें, आपस में क्या करें, आपस में कंपटीशन करें, कंपीट करें। मेरी बात समझ में आ रहा है, कंपीट करें किसके लिए, रिसोर्सेस के लिए, रिसोर्सेस के लिए कंपीट करें और कैन इंटरब्रीड, आपस में रिप्रोडक्शन भी कर सकते हो। उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉपुलेशन बोलते हैं। और जब आपको पॉपुलेशन लेवल की इकोलॉजी पढ़नी है ना, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उस बात को बताना कि आप समझ रहे हो। एनसीईआरटी की एक लाइन है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है लेकिन जनसंख्या में जन्म दर होता है, बर्थ रेट होता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैं लिख दूं कि बर्थ रेट इज 0.8, 0.8 मतलब ग्रुप पर दिया गया वैल्यू है, एक सिंगल इंडिविजुअल का बर्थ होता है। लेकिन जब भी हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं बेटा, हम लिखते हैं बर्थ रेट। तो यहां पर मुझे रेट देखना पड़ता है, तो मैं यहां पर क्या क्या चीजें पढ़ता हूं, बर्थ रेट पढ़ता हूं, मैं डेथ रेट पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब कितनी पॉपुलेशन है पर यूनिट एरिया में। यहां टाइम डिवाइड हो रहा है, यहां एरिया डिवाइड हो रहा है, कोई ना कोई पैरामीटर पे स्टडी करते हैं। तो पॉपुलेशन में इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करते। ये सेकंड लेवल है इकोलॉजी का। ये क्या है, सेकंड लेवल। यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है बेटा, यहां तक कोई डाउट है? यस। एक कह रहा है सर मजा नहीं आ रहा। बेटा जब क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही मजा आएगा। अगर तुम ध्यान से सुनोगे ना चैप्टर को तो सुन सुन के याद हो जाएगा। क्लियर है? अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो मुश्किल चैप्टर में इन चैप्टर के क्वेश्चन ज्यादा गलत होते हैं एज कंपेयर टू किसी और चैप्टर के। रीजन क्या है कि बच्चे इसको लाइटली ले लेते हैं, सर आता तो है, ये आ तो है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा कई टॉपिक के तो मुश्किल फंसेगा, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है? हाँ, मजा मुझे इस वजह से नहीं आना चाहिए कि टॉपिक में कितना मजा आ रहा है, मजा मुझे इस वजह से आना चाहिए कि 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे इस पूरे यूनिट के, और 7-8 लेक्चर में हम ये कर भी रहे हैं, तो 7-8 क्वेश्चन 3 चैप्टर कर ले जाएंगे, बढ़िया मजा आएगा। यस। वेटेज कितना है? कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन इन तीनों चैप्टर के मिला के। सर छोड़ दे भाई, एक क्वेश्चन पे कम से कम भी 3 से 4 हजार बच्चे क्रॉस होंगे, 4 से 5 हजार। टोटल सीट मान ले 20,000 है गवर्नमेंट, तो यूनिट छोड़, सीट चली गई। कम्युनिटी आ जा। व्हाट इज कम्युनिटी? ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। अलग अलग पॉपुलेशन के ग्रुप को अपने क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं। यस, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे पास ग्रास की पॉपुलेशन है, यस, मेरे पास फ्रॉग की पॉपुलेशन है वहीं पर, है ना, फ्रॉग की पॉपुलेशन है, इंसेक्ट की पॉपुलेशन है। तो इनके बीच में कौन सा इंटरेक्शन चल रहा होगा? सर इनके बीच में जो इंटरेक्शन चलेगा ना, वो कैसा चलेगा? सर फूड चेन, फूड वेब। कौन सा इंटरेक्शन चलेगा? सर फूड चेन चलेगा, फूड वेब चलेगा। यस और नो? भाई एक पॉपुलेशन दूसरे पर कैसे निर्भर है? फूड चेन के थ्रू। तो ग्रास की पॉपुलेशन, फ्रॉग की, इंसेक्ट की, क्या चलेगा इनमें? फूड चेन, फूड वेब चलेगा। फोर्थ लेवल जो एनसीईआरटी कहती है वो कहती है बायोम। फोर्थ, देखो अलग अलग लेवल से इकोलॉजी की। इकोलॉजी मतलब आप जब इंटरेक्शन पढ़ना स्टार्ट करते हो, जब आप मान लो किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हो, एक काम करो, इकोलॉजी को लिविंग सिस्टम से कंपेयर करते हैं। सबसे छोटा लेवल सेल है, तो सेल एक इंडिविजुअल एंटिटी होती है। ऐसी ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी का मतलब एक अकेला ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करता है एनवायरमेंट के साथ। ट्रू है ये। फिर एज अ जनसंख्या कैसे इंटरेक्ट करता है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस एरिया में लॉयन की, टाइगर की पॉपुलेशन घटी क्यों, तो हम कोई ना कोई फैक्टर के थ्रू देखेंगे। यस और नो? दैट इज पॉपुलेशन लेवल इकोलॉजी। यस, पॉपुलेशन लेवल इकोलॉजी। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं क्वेश्चन दे दूं, एक टाइगर फॉरेस्ट है जहां पर पहले 15 टाइगर हुआ करते थे, अब 8 टाइगर रह गए हैं,
वी आर टॉकिंग अबाउट विच लेवल ऑफ इकोलॉजी, ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन लेवल इकोलॉजी। दूसरा मैं कहूं कि जो टाइगर है ना, वो टाइगर के ऊपर ऐसे स्ट्राइप्स हैं, लाइनें हैं, जिसकी वजह से वो छुप जाता है घास के बीच में। नाउ दिस लेवल ऑफ इकोलॉजी इज नोन एज ऑर्गेनिज्म लेवल बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अडेप्टेशन। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि तुमने कभी अच्छे क्वेश्चन देखे ही नहीं इकोलॉजी के। इकोलॉजी के अच्छे क्वेश्चन वो होंगे जिसमें दिमाग यूज होगा। यस यस, हाँ हाँ। बायोम क्या होता है बेटा? बायोम का मतलब होता है एक ऐसा एरिया, एक बड़ा एरिया होता है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, क्या आपने कभी ऐसा सच में सोचा है कि फॉरेस्ट जो होते हैं, जंगल जो होते हैं, उनकी कोई बाउंड्रीज होती हैं रियल में? नहीं, कभी भी बाउंड्रीज नहीं होती। कभी कोई बाउंड्रीज होती है रियल में? नहीं होती, कभी भी नहीं होती। होती है क्या? नहीं होती। सही है, नहीं होती ना, सही है। तो हमारे पास क्या होता है, एक बहुत बड़ा एरिया जिसकी अपनी बायोम क्या होता है, एक लार्ज एरिया होता है, एक लार्ज एरिया होता है, उसका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक मतलब एक प्रॉपर पैटर्न होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स रेनफॉल और टेम्परेचर होता है, उसमें कितनी बारिश होती है एंड टेम्परेचर होता है। और ये टेम्परेचर और रेनफॉल बेटा एवरेज है, साल का लेते हैं, जिसकी वजह से ड्यू टू विच पर्टिकुलर वेजिटेशन टाइप होती है, पर्टिकुलर वेजिटेशन टाइप होती है। मान लो मैं आपसे एक बात बोलता हूं, आपको समझ में आएगी मेरी बात। मैं यूपी में ट्रेन से ट्रेवल कर रहा हूं, मान लो मैं किस एरिया में, मान लेते हैं हम लखनऊ के अराउंड ट्रेवल कर रहे हैं, तो वहां पर मुझे काफी ज्यादा बड़े बड़े ट्रीज दिख रहे हैं। लेकिन वहां से मैं राजस्थान की तरफ आ गया हूं, वहां पर मुझे कीकर के ट्रीज दिख रहे हैं जब मैं बाहर देख रहा हूं। तो मैं ये समझ पा रहा हूं कि अभी गिवन टाइम पर तो बारिश और टेम्परेचर मैं फील नहीं कर सकता ना, पर मैं प्लांट्स के थ्रू किस तरह के पौधे प्लांट वहां मिलते हैं उससे पता चल रहा है कि वहां साल भर कैसा तापमान और बारिश होती होगी। तो आपको यह समझना है कि बायोम एक ऐसा बड़ा एरिया होता है जिसकी अपनी प्रॉपर एक वेजिटेशन होती है, जिसकी वजह वो उसकी वजह क्या है, वहां पे कितनी बारिश होती है और क्या टेम्परेचर रहता है साल भर। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो बायोम का अपना एक एवरेज टेम्परेचर होता है साल का और रेनफॉल होती है, उसकी वजह से एक पर्टिकुलर वेजिटेशन टाइप बनती है। वेजिटेशन टाइप का मतलब किस तरह के पौधे प्लांट वहां मिलेंगे। क्लियर है बेटा? डन हो गया। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी का मतलब है कि किस प्रकार से ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट से बिहेव करता है, उसे फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहते हैं। यस, ठीक है, यस, ठीक है। बायोटिक एंड एबायोटिक इज बायोम, हाँ बोल सकता है, पर मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आपको बायोम में प्रॉपर समझा दूं और बायोम कैसे बनता है वो समझा दूं। मैं आपको कुछ थोड़ी सी वो बताऊंगा, टाइगर वाला एक्सप्लेन कर दें। मेरी बात सुन, टाइगर पहले 40 थे, अब 15 है, क्या घट गए? उनका नंबर घट गया। तो मैं नंबर देख रहा हूं ना पर यूनिट एरिया में, तो पॉपुलेशन डेंसिटी देख रहा हूं, तो दिस इज पॉपुलेशन लेवल इकोलॉजी। अब टाइगर जो है ना, वो टाइगर जो है बेटा, उसको पता है कि यार वो घास के पीछे, ग्रास के पीछे स्ट्राइप्स हैं, ऐसे छुप जाता है, या मेरे पास ग्रास हॉपर का कलर ग्रीन है और वो ग्रास में छुप जाता है। ये कौन सी लेवल इकोलॉजी? दैट इज ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी। मेरी बात समझ में आ रही है? कैट रात में खाना खाती है क्योंकि उसको पता है दिन में जाएगी तो कैट को कोई खा जाएगा फॉरेस्ट में। तो ये कौन सी इकोलॉजी? दैट इज ऑर्गेनिज्म लेवल, उसका बर्ताव ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी। यस और नो? यस और नो? इकोसिस्टम और बायोम नहीं बेटा, इकोसिस्टम एरिया है, बायोम थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, चलो ये कुछ क्वेश्चन हमने पहले से ही लिए हुए हैं। चलो भाई बता दो, ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी मीन ऑल एक्सेप्ट क्या नहीं है? ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी चेंज कर देते हैं यहां, बर्थ रेट। तो बर्थ रेट मेरे पास क्या है? डी आ जाएगा। बर्थ रेट पॉपुलेशन लेवल है। अब मान लो मेरे पास बर्थ रेट है, ध्यान से देख बेटा, बर्थ रेट है, एस्टिवेशन, हाइबरनेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी,
इसमें से ऑर्गेनिज्म लेवल कौन कौन सा बता देता हूं। बर्थ रेट नहीं है, सेक्स रेशियो नहीं है, एस्टिवेशन होता है समर में छुप जाना, हाइबरनेशन होता है विंटर में छुप जाना, पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है, सनकन स्ट्रोमेटा इंडिविजुअल का फीचर है। उसके बाद मैं लिख दूं थिक क्यूटिकल, मान ले मैं एक और लिख दूं थिक क्यूटिकल भी लिख दूं, यस मैं ये थिक क्यूटिकल लिख दिया, 4 हो गए, 1 2 3 4, तो यहां 4 आंसर आ जाएगा, यस और नो, यस है ना, मेरी बात समझ में आ रही है, तो 4 आंसर आए। तो आपको समझ में आना चाहिए इकोलॉजी का मीनिंग। अब आओ जरा, अब अपने बात कर रहे हैं बेटा बायोम के बारे में, मैं कुछ चीजें क्लियर करता हूं, शायद आपको ये ज्योग्राफी के बारे में शायद ना पता हो, मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा, आपको समझ में आ जाएगी। आपको अर्थ पता है, ये ऐसे अर्थ होती है, ये पता है सबको, ठीक है। अर्थ में यहां इक्वेटर होता है, ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है। ये मेरे पास सन है, अगर सन से सब जगह सेम लाइट पड़े तो सब जगह सेम टेम्परेचर आएगा। यहां भी टेम्परेचर 40 होगा, यहां 40 होगा, यहां 40 होगा, सब जगह अगर सेम टेम्परेचर है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलो सही है, सुनना ध्यान से सुनना। लेकिन क्या होता है, यहां टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है और यहां टेम्परेचर 0 डिग्री है, यहां टेम्परेचर 80 डिग्री है, 60 डिग्री है, यहां 0 डिग्री है। होता क्या है बेटा, ध्यान से सुनो, होता क्या है, जब अनइवन टेम्परेचर होता है ना, तो हमारे पास एक तो रेन और एक होती है विंड, हवा और बारिश से टेम्परेचर मैनेज होता है। हवा हमेशा चलती क्यों है, जब टेम्परेचर डिफरेंस हो। आपने देखा है कि गर्मी में जब समर आती है तो बहुत तेज हवा चलती है, कई बार वो प्रेशर होता है ना, हवा का प्रेशर एक जगह कम है, एक जगह ज्यादा, टेम्परेचर डिफरेंस है। तो अर्थ पे आपको ध्यान रखना है कि सब जगह सेम तापमान नहीं था सन की वजह से, और उसमें क्या होता था, ये टेम्परेचर कौन बैलेंस करता था, रेन करती थी, और कौन करता था, विंड करती थी, हवा करती थी। मेरी बात समझ पा रहे हो, मेरी बात समझ पा रहे हो। अब आपको ये समझना है, आपको ये समझना है बेटा, ये समझना है आपको कि जैसे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, अलग अलग तरह के बायोम बनते हैं। अलग अलग तरह के बायोम कैसे बनते हैं उसको मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लो एक बायोम ये है, इस बायोम को हम कह रहे हैं ग्रासलैंड, इसको कह रहे हैं ग्रासलैंड। तो जो ग्रासलैंड कह रहे हैं, और ये वाले बायोम जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ना। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होता है, उसमें काफी ज्यादा बड़े बड़े ट्रीज होते हैं और काफी डेंस फॉरेस्ट होता है, इसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कह रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि यहां क्या टेम्परेचर रहेगा। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का मतलब होता है इक्वेटर के आसपास की फॉरेस्ट। यहां पर टेम्परेचर मान लो 40 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री, 40 तो ज्यादा बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं 25 से 30 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर है, और बारिश यहां बहुत ज्यादा होती है, यहां बारिश थोड़ी कम होती है, तो यहां ग्रासलैंड है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि डिफरेंट डिफरेंट बायोम या डिफरेंट डिफरेंट एरिया क्यों बनते हैं, क्योंकि बारिश और टेम्परेचर अलग अलग होता है। और अर्थ पर अलग अलग बायोम क्यों बने, इसको जरा समझ, मेरी बात को ध्यान से समझ। ये मान ले तेरे पास सन है और ये अर्थ है, ध्यान से सुनियो, ये सन है और ये अर्थ है। अर्थ एकदम सीधी नहीं होती, मेरी तरफ देख बेटा, अर्थ जो है एकदम सीधी नहीं होती। अर्थ जो है, यहां पर इधर देख, मेरी तरफ देख, अर्थ जो है वो ऐसे हल्की सी टिल्ट होती है। अर्थ ऐसे सीधी नहीं, हल्की सी ऐसे मुड़ी हुई है। जब मुड़ी हुई है तो यहां ज्यादा लाइट पड़ेगी और यहां लाइट पड़ेगी ही नहीं। मेरी तरफ देखो सारे बच्चे, तुम्हें कुछ भी नहीं आता असल में, नहीं कुछ ड्रॉ नहीं करना बेटा, कुछ ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ सुन ध्यान से। आपने से बचपन में यह पढ़ा था कि सेंटर में इक्वेटर होता है, यहां पोल होता है, यहां पोल होता है। अंटार्कटिका में 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहता है। ऐसा कैसे होता है, किसी को पता है कि नहीं पता? पता है? इधर इधर देखियो, ये सन है, ये अर्थ है। अर्थ सीधी नहीं, ऐसे टिल्ट है, तो अर्थ का ये वाला हिस्सा सन की तरफ है, तो यहां भी लाइट पड़ेगी, यहां भी लाइट पड़ेगी। लाइट देख कैसे पड़ेगी, मैं तेरे को समझा देता हूं। देख इधर, ये तेरे पास सन है और ये तेरे पास अर्थ है मान ले। तो जब ये इस तरीके से सन की तरफ है तो लाइट इतने एरिया में पड़ती है, ये पूरा एरिया और यहां तक। ये वाले एरिया में अभी रात रहेगी, चाहे आप कभी भी सुबह शाम हमेशा रात ही रहेगी। अब ये अर्थ घूम के इस साइड आ गई सन के, तो अब यहां पर इतने वाले एरिया में यहां से लेकर यहां तक दिन रहेगा, यहां रात रहेगी। आपको समझ में आ रहा है? किसी को समझ में आया नहीं आया?
कि 6 महीने रात क्यों है। जिसको आ गया ठीक है, जिसको नहीं आया, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा सकता बेटा मैं, मुझे आती है पर तुम्हें नहीं पढ़ा सकता मैं। मुझे लॉजिक समझ में आ रखा है कि वो ऐसे है, तो यहां तो हमेशा सनलाइट पड़ेगी और यहां कभी नहीं पड़ेगी जब वो इधर है, लेकिन अर्थ घूम के यहां आती है। अब ये वाला एरिया पे लाइट पड़ रही, यहां नहीं पड़ रही। यस, तो दो चीजें यहां पर, पहला ये टिल्ट है और दूसरा रोटेट कर रही है। यस यस, तो ये लिखना लिखना नहीं है, सिर्फ आपको ये लिखना है हाउ डिफरेंट बायोम फॉर्म। तो आप ये लिखेंगे कि ड्यू टू टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस, टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस एंड रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, इनसे क्या होगा, इनसे क्या होगा, डिफरेंट रेनफॉल, डिफरेंट क्या होगा बेटा, टेम्परेचर होगा और डिफरेंट रेनफॉल होगी, डिफरेंट रेनफॉल। अब हम रेनफॉल नहीं लिखते, हम लिखते हैं एवरेज प्रेसिपिटेशन। हम प्रेसिपिटेशन क्यों लिखते हैं बेटा, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है किसी भी तरीके का पानी गिरना। अब वो जो पानी है वो रेन के फॉर्म में गिर सकता है, स्नो की फॉर्म में गिर सकता है, पाला मार सकता है, हेल, कुछ भी हो सकता है। तो एवरेज प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर अलग अलग होता है, उसकी वजह से डिफरेंट बायोम फॉर्म होते हैं। ये लिखना आपने, डिफरेंट बायोम फॉर्म होते हैं। और ये डायग्राम आप देख सकते हो, मैंने जो दिखाया है यहां पर कि अर्थ जो है ना ऐसे घूम के यहां आती है बेटा, ऐसे रोटेट करती है, और अर्थ सीधी नहीं है, अर्थ ऐसे है, टिल्ट है, 23.5 डिग्री टिल्ट होती है। उसकी वजह से यहां लाइट पड़ रही है, इधर देख, उसकी वजह से यहां लाइट पड़ रही है, और यहां ये जो 66 के बाद का एरिया, यहां रात रहेगी 6 महीने। जब ये अर्थ घूम के यहां आ जाएगी तो इधर क्या हो जाएगा, रात हो जाएगी, इधर 6 महीने दिन रहेगा। यस, क्लियर है। यस यस, सिर्फ इतनी बात याद करनी है। और फिर आपके सिलेबस में ये चित्र दे रखा है, इस चित्र को कैसे यूज करना मैं बता देता हूं, और इसका क्वेश्चन कैसे आएगा ये भी सुन लो। इस डायग्राम को यूज करना है आपने कैसे, इस डायग्राम को यूज करना आपने क्या करना है बेटा, सुनियो ध्यान से। आपने लिखना है नेम ऑफ बायोम, नेम ऑफ बायोम लिखना है, लिख लोगे। यस, फिर आपने लिखना है एवरेज टेम्परेचर, फिर आपने लिखना है एवरेज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में स्नो भी आ जाती है, रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन में डिफरेंस होता है। तो मैंने यहां पर लिख दिया नेम ऑफ बायोम, फिर मैंने लिख दिया एवरेज टेम्परेचर, फिर मैंने लिख दिया एवरेज प्रेसिपिटेशन। और आप खुद से इस चीज को टेबल में कन्वर्ट करें, इसको खुद से क्या करें, टेबल में कन्वर्ट करें। जैसे सबसे पहले ध्यान से सुने, यहां से नीचे से चलेंगे। सबसे पहले मैंने बात कर ली है यहां पर, देखो सबसे पहले डेजर्ट की बात कर लेते हैं, डेजर्ट की बात कर लेते हैं। तो आप डेजर्ट में टेम्परेचर देखोगे, यहां पर देख बेटा, डेजर्ट में टेम्परेचर अगर तू देख पा रहा, ध्यान से देख इधर, डेजर्ट में टेम्परेचर यहां से यहां तक है, ठीक है। अब कुछ बच्चों को लगेगा यार डेजर्ट में तो बहुत हाई टेम्परेचर, मेरे को भी लगता था बहुत हाई टेम्परेचर होना चाहिए, 5 से 25 डिग्री सेल्सियस लिख रहे हैं हम। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि रात में बेटा नई एनसीईआरटी में ये सब नहीं दे रखा। भाई सुन ले मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, खाली ये ईयर है, तू ध्यान से वो चैप्टर पूरा पढ़ जो तेरा सुन ध्यान से, जो तेरा पार्ट में डिलीट हुआ है। लेकिन जिस चैप्टर का, ध्यान सुनियो, जिस चैप्टर जो पूरा डिलीट है उसको छोड़ दे। लिविंग वर्ल्ड में वो जो टैक्सोनॉमिक एड है वो बिल्कुल अलग टॉपिक है और लास्ट में है, उसको एक बार को छोड़ा जा सकता है। रीजन बता रहा हूं कि देख मेरी बात सुन, कोई चैप्टर है, चैप्टर का मैं स्टार्टिंग छोड़ दूं, ठीक है, तो क्या मैं ये वाला हिस्सा पढ़ा सकता हूं? नहीं, तो मुझे ये पढ़ाना ही पड़ेगा। पहला पॉइंट क्लियर है, सही है। चैप्टर का लास्ट का कोई हिस्सा इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड है तो भी पढ़ाना पड़ेगा। चैप्टर का वो हिस्सा जो इंडिपेंडेंट है उसको छोड़ सकते हैं, और कोई चैप्टर पूरा डिलीट है उसको छोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? और फिर तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी ना बेटा, ये चीज समझनी पड़ेगी, खुद से लिखने के लिए दे रहा हूं, ये चीज समझनी पड़ेगी कि बेटा रिस्क क्यों ले रहे हो, इस साल तो कम से कम थोड़ा रुक जाओ। क्योंकि एनटीए फिर वही वाली बात बोलेगा कि मैं अपनी भी, एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी, मैं अपनी तो सुनता ही नहीं हूं, जो मैंने कमिटमेंट करी मैं वो भी नहीं सुनता।
यस, इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ा है मैंने। यस, इसलिए पढ़ा है मैंने सेकेंडरी। बेटा मेरा एनालिसिस तुम्हें ये तो पता होगा कि सर का एनालिसिस स्ट्रांग है क्वेश्चंस को लेके, ये तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस को लेके सर का एनालिसिस ज्यादा सही बैठता है। यस, ठीक है। और एक चीज और भी रहती है ना बेटा, तुम भले किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ते हो कि वो लोग के भी तुम्हें से डिस्कस होते हैं कि सर ये पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना, वो लोग भी तो डिस्कस करते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं उनसे सुपीरियर हूं, मैं ये तो कह रहा हूं कि वो भी तो कहते होंगे सर ये पढ़ाना चाहिए नहीं पढ़ाना चाहिए। हाँ, अभी कह रहा है कि सर डेजर्ट का 25 डिग्री और ज्यादा होना चाहिए, एवरेज वैल्यू बेटा। और 5 क्यों दे रहा है? क्योंकि डेजर्ट में रात में ठंडा हो जाता है, माइनस में चला जाता है। और एवरेज प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश लेस देन 50 सेंटीमीटर है, लेस देन 50 सेंटीमीटर। यस, अब आप देखो जरा, दो ऐसे हैं जिनका रेनफॉल लगभग एक जैसा आएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। इसका रेनफॉल और ग्रासलैंड का रेनफॉल लगभग एक जैसा आएगा। आर्कटिक टुंड्रा, आर्कटिक टुंड्रा वो होता है जहां बर्फ जमी हुई है, आर्कटिक टुंड्रा जहां पर बर्फ जमी रहती है वो जगह है। उसका टेम्परेचर -10 से 0 है, मतलब -10 से 0 डिग्री सेल्सियस है, बर्फ जमी रहती है। और तीसरा मैंने ग्रासलैंड लिख दिया, ग्रासलैंड लिख दिया। ग्रासलैंड बेटा मेरा 0 से 25 है, मान लो 0 से 25 डिग्री सेल्सियस है। अब आप एक चीज देखोगे, इनकी रेनफॉल लगभग एक जैसी आ रही है। रेनफॉल कितनी आ रही है यहां देख लो, मान लो 50 से 100 लिख देते हैं दोनों को, ये 50 से भी कम है, 20 से 100 लिख देते हैं, तो यहां 50 से 100 सेंटीमीटर लिख देते हैं इसको, या 20 से लिख देते हैं। देखो 20 से 100 सेंटीमीटर मतलब बहुत स्नो है बेसिकली, और यहां 50 से 100 लिख देते हैं। तो इन दोनों की लगभग रेनफॉल एक जैसी है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं बेटा उसकी, टेम्परेट फॉरेस्ट की। टेम्परेट फॉरेस्ट कहां होता है किसी को पता है? अर्थ पर। अच्छा ये हमें मतलब ये कभी क्या नाम है, मैं इस चीज को जनरली नहीं बोलता हूं, आपने बहुत ज्यादा ऑनलाइन में एक टीचर के बारे में सुना होगा, यूपीएससी के लिए पढ़ाते हैं, वो जो काफी ज्यादा बातचीत करते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं। यस, वो एक बच्चा ठीक लिख रहा है, हिस्ट्री पढ़ाते हैं। हाँ, मैं उनसे ऑफलाइन में पढ़ा हुआ हूं, बहुत पहले की बात है। हाँ, और कुछ एक लॉजिक उनके ठीक थे। वो लॉजिक ये था कि इक्वेटर जो है ना, इक्वेटर से असल में यूरोप की कंट्रीज यहां रहती हैं, ये पता नहीं उन्होंने बताया था कि यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो यहां हैं। यूरोपियन कंट्री, टेम्परेट का मतलब होता है अच्छा, यूरोपियन कंट्री अपने क्लाइमेट को अच्छा बोलते थे, तो उन्होंने अपने वाले क्लाइमेट, यहां पर है यूरोपियन कंट्री जहां टेम्परेट कंडीशन है, जहां क्या नहीं होते, जहां मतलब थोड़ा सा मतलब सीजन बनेंगे, विंटर काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है वो, और ये ट्रॉपिकल है इक्वेटर के पास। यस 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 यस, ठीक है। हाँ, पर ठीक है, इस बात को बोलने से क्या फायदा होगा, अभी तो नहीं कुछ, ठीक है। हाँ, तो वहां लॉजिक हमें अच्छे लगते थे, बस जो लॉजिक अगर कोई बताता है, लॉजिकल चीजें बताता है, और वहां मुझे सबसे ज्यादा अच्छे इकोनॉमिक्स के लॉजिक लगते थे। यस, आर्कटिक टुंड्रा और ग्रासलैंड की बात कर रहे थे, मैं क्या बात कहां पे आ गया, मैं टेम्परेट बोल रहा हूं। टेम्परेट वो जगह होती है जहां पर सीजन्स होते हैं, ठीक है ना, सीजन्स होते हैं। और मैंने यहां पर क्या लिख दिया, कॉनिफेरस। कॉनिफेरस क्या होता है मैं बताता हूं। जब आप कोई माउंटेन देखते हो ना ऐसे, तो माउंटेन पे जब आप ऊपर जाते हो ना, तो थोड़ा एकदम टॉप पर तो बर्फ जमी रहती है, यहां पर कुछ ऐसे ट्री मिलते हैं, ये पता है कि नहीं ये वाले, तो ये कॉनिफेरस होते हैं। तो यहां पर अगर आप रेनफॉल देखोगे ना, दोनों में, आप टेम्परेट पर रेनफॉल देखो और इस पर देखो, रेनफॉल सेम आ रही है। ये 50 से लगभग मैं 200 तक लिख सकता हूं, मैं दोनों की रेनफॉल क्या लिख रहा हूं, 200 तक, 50 टू 200 सेंटीमीटर तक लिख रहा हूं। और टेम्परेचर देखो, कॉनिफेरस का है 0 से 15 मान लो, और इसका 10 से 25 है। इसका मेरे पास 10 से 25 डिग्री सेल्सियस है, और ये मेरे पास 0 से 10 डिग्री सेल्सियस है। ये दिख रहा है बेटा आपको, 0 से 10 डिग्री। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि किन दो जगह की रेनफॉल मैच कर रही है, इसकी और इसकी मैच कर रही है, रेनफॉल, रेनफॉल मैच कर रही है। बाकी आप देख सकते हो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इक्वेटर के पास होता है, उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता, लेकिन वह रेन बहुत होती है। रेन कितनी हो सकती है, 200 से 400 सेंटीमीटर। यस, तो लॉजिकल तरीके से पढ़ेंगे बेटा। वेस्टर्न घाट इसमें से किस में आता है, ये बायोम है। बायोम बहुत बड़ा एरिया होता है, बायोम में पूरी पूरी कंट्री आ जाती है कई बार।
हमारे साथ खास बात क्या है बेटा, हमारे इस यहां पर हिमालय है, हमारी कंट्री देखिए इक्वेटर है ना, ये इक्वेटर है, इंडिया ऐसे है, इक्वेटर जो है यहां 8.4 है यहां पर लास्ट जो है, और हमारी कंट्री पे इधर हिमालय है, हिमालय इधर से ठंडी हवा आने नहीं देता, तो थोड़ा सा ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट बनता है हमारा, ट्रॉपिकल मतलब थोड़ा गर्म क्लाइमेट बन जाता है। यस यस यस, ठीक है, चल जाने दे, वो सब छोड़ दे। अब क्वेश्चन क्या आएंगे इसके, इस टेबल से पहला क्वेश्चन क्या आएगा, मैक्सिमम रेनफॉल पूछ देगा। मैक्सिमम रेनफॉल ए, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, ग्रासलैंड, कॉनिफेरस। आ जा बना, तो सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल में, उसके बाद दो बायोम सिमिलर रेनफॉल, मुश्किल नहीं देगा बेटा इसमें, एक देगा डेजर्ट एंड ग्रासलैंड, दूसरा देगा टेम्परेट एंड कॉनिफेरस, तीसरा आपको पता चलेगा आसान से, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, ऐसे करके देगा, और डी देगा, और तो आपको किसको मार्क करना है, सी को, और यहां मार्क करना है ए को, ऐसा पूछ लेगा है? अच्छा सॉरी सॉरी, सी नहीं होगा, यहां बी को मार्क करोगे, यहां करोगे ट्रॉपिकल को, सही है, सॉरी। अब आप लिख लो जिसको लिखना है, ये स्लाइड नहीं लिखनी थी, चलिए यहां से लिखना स्टार्ट कर लीजिए, जिसको लिखना है एक बार फटाफट से लिख लो, मैं एक एक करके दिखा रहा हूं, जल्दी जल्दी लिख लो, 2 मिनट लगेंगे, लिख लो फिर आगे कर रहे हैं, जल्दी बेटा फास्ट, जल्दी जल्दी फास्ट लिखना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो। ये कह रहा सर आप यूपीएससी दोगे, पगला गया क्या, बहुत समय पहले की बात है, आज से शायद 13 14 13 साल, 12 13 14 साल हो गए, लास्ट ईयर के नोट सफिशिएंट है, यस, हाँ आगे आ जा, उस वक्त शायद दृष्टि नहीं था बेटा उतना फेमस, तो अभी कोविड के में टाइम पे हुआ। तब पढ़ना बेटा, हम पार्ट टाइम तब भी पढ़ाते थे ना थोड़ा बहुत, क्योंकि पैसे तो चाहिए ना, मान लो पढ़ने के लिए भी तो पैसे चाहिए, हाँ पढ़ने के लिए पैसे कहां से आएगा, यस हाँ, कुछ को लगता है मेरी एज एमडी सर से ज्यादा है, बेटा एमडी सर से कम है, टेंशन मत ले, आ जाओ, लिख लो जल्दी से, चलो चलो जल्दी करो, बातें नहीं बनाओ चैट में, नहीं उनको नहीं जानता बेटा, 12th फेल वाले सर को नहीं जानता मैं, कह रहे सर 50 साल के गधा, आजा,
सबका स्ट्रगल ज्यादा है बेटा, बहुत स्ट्रगल है, बहुत पढ़ाने को लेके बहुत स्ट्रगल किया है, और इसलिए सर को सब तरह के बैचेस में पता है कैसे पढ़ाना है, क्योंकि हर स्टेट के बच्चों को पढ़ाया है। हाँ चलो जल्दी करो, बताएंगे कभी बाद में, जब लास्ट पढ़ा रहे होंगे तब बताएंगे, ठीक है। यस तुम्हारे लिए पढ़ना काम होता होगा, हमारे लिए वो शौक था और पैसे भी मिलते थे उसके। यस चलो आगे चलो, ये वाला लिख लो। यस बेटा रेस्पिरेशन का मैं डाल दूंगा कल। कर लो बेटा नेक्स्ट पेज, ठीक है। पीछे मैंने ड्रॉपर के बैचेस बहुत ज्यादा पढ़ाए हैं औरों के कंपैरिजन में, और मैंने बहुत सारे सिटीज में पढ़ा है। एक टाइम था कि हम लोग मंडे को स्टार्ट करते थे, मंडे से मैं थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 5 दिन में पढ़ाता था। हरियाणा जज्जर बाई बाइक जाता था मैं, 50-60 किलोमीटर था वहां से। फिर मैं उसी दिन सुबह वहां से सुबह 7 बजे से लेके 8 बजे, शायद 8 बजे से क्लास होती थी 1 बजे तक। फिर मैं वहां से निकल के 4 बजे तक दूसरी कोचिंग आ जाता था। फिर मैं 4 से 8 उस कोचिंग में पढ़ाता था। फिर 8 के बाद भी फिर मैं कुछ और चीजें भी मतलब पढ़ाता था, और अलग से बच्चों को पर्सनल ट्यूशंस पढ़ाता था। यस तो ऐसे तो 5 दिन निकलते थे, बाकी 2 दिन में राजस्थान जाता था, तो 7 दिन पढ़ाता था, और 7 दिन में भी मैं बहुत सारे आर्ट्स। तो उस तरह का स्ट्रगल है, बस में भी ट्रेवल बहुत ज्यादा किया है ना, तो वो ठीक है। हाँ मतलब मैं 4 अलग अलग कोचिंग्स में पढ़ा रहा था सेम टाइम पे, तो ये बहुत होता है। हाँ और राजस्थान में भी मैंने पिलानी में पढ़ाया हुआ है, जहां पे बिरला स्कूल्स हैं। यस कह रहे कितना मंथली आता था बेटा, ठीक आता था। यस और फैमिली में मेरे फादर को डिजीज थी, तो उसके लिए पैसा चाहिए ना भाई। आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ ऐसा थोड़ी फैमिली छोड़ दोगे, कोई नहीं छोड़ता है। पर कुछ लोग स्ट्रगल को बहुत बड़ा बताते हैं, पर सबके साथ है, आपके साथ भी स्ट्रगल है। आप सब भी उसी तरह की फैमिली से हैं, तभी इस बैचेस में पढ़ रहे हैं, तो इनको याद रखो हमेशा, आपका भी स्ट्रगल है, सबका होता है। पर ऐसा होता है कि हम अपने स्ट्रगल छुपा के ही रखते हैं, नॉर्मली नहीं बताते, क्योंकि यस हाँ ठीक है। आप सोचो अगर मैं ड्राइव करके जा रहा हूँ 60 किलोमीटर, फिर पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं वापसी आ रहा हूँ, फिर दूसरी कोचिंग में 4 घंटे पढ़ा रहा हूँ, फिर मेरे पास कुछ बच्चे थे इंटरनेशनल बोर्ड के, आईबी बोर्ड चलता है, उसके बच्चों को पढ़ा रहा हूँ बायो। फिर मैं रात में आ रहा हूँ लगभग 1 बजे के आसपास घर, सुबह फिर निकल रहा हूँ 8 बजे वहां पहुंचना है, तो मुझे जल्दी निकलना है। ऐसे 5 दिन जा रहे हैं, फिर 2 दिन में जा रहा हूँ राजस्थान, विच इज अराउंड 230-240 किलोमीटर, तो ये लगता है। ठीक है हाँ ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाओ, आओ जल्दी आओ। हाँ ठीक है क्लियर बेटा, ये लगता है, इसमें एफर्ट लगता है, ऐसा नहीं है। और मैं एक चीज बिल्कुल आपको बताऊंगा, मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, तुमने मेरे नाम के आगे मैंने कभी डॉक्टर यूज नहीं किया अगर मैं नहीं हूं तो, है ना। और ये नॉर्मली ऑनलाइन में ये ट्रेंड रहा भी है कि कोई पहले 5 साल लिखता है या 3 साल लिखता है, 2 साल पढ़ा के सीधे 10 साल एक्सपीरियंस लिखता है, ये रियलिटी नहीं है ना। हम एक एक साल बढ़ते हैं भाई, ऐसा थोड़ी है कि 2 साल के बाद सीधे 20 साल लिख देते हैं। यस ठीक है, पर ये उनकी मर्जी। आओ आप लोग प्लीज ध्यान दें, जरा टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान दो बेटा ध्यान दो। यस हाँ ठीक है
यस। तो हाँ, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। मुझे आपको 2-3 चीजें समझानी है। मुझे आपको समझाना है हैबिटाट, मुझे आपको समझाना है बायोम, और मुझे आपको समझाना है निश। ये 3 चीजें होती हैं, ठीक है? ध्यान से देखना। मैंने ये एक बायोम लिखा हुआ है। मैंने क्या लिखा है? एक बायोम लिखा हुआ है। इस बायोम का नाम है डेजर्ट बायोम। मेरी बात समझ में आ रहा है? डेजर्ट बायोम। यहां पर थोड़ा सा होता है ना, कई बार डेजर्ट के बीच में थोड़ा बहुत पानी होता है, वहां ट्रीज बन जाते हैं। तो ये एक क्या बन गया? हैबिटाट बन गया। तो हैबिटाट क्या होता है बेटा? व्हाट इज हैबिटाट? हैबिटाट क्या होता है? किसी भी बायोम में, बायोम बहुत बड़ा होता है, इन एनी बायोम, किसी भी बायोम में बहुत सारे हैबिटाट होते हैं, मैनी हैबिटाट होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं बेटा? हैबिटाट होते हैं। और कोई भी हैबिटाट, हैबिटाट मतलब कोई भी एरिया, कोई भी हैबिटाट बायोटिक और एबायोटिक का ही बना होता है। एनी हैबिटाट इज मेड अप ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। वहां पर बायोटिक प्लस एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि एक बायोम के अंदर, जैसे मान लो मैंने लिख दिया ये डेजर्ट बायोम है, आपको पता है कि यहां पर एक अलग हैबिटाट बन गया, यहां अलग बन जाएगा। तो किसी एक बड़े से बायोम में अलग अलग एरियाज बनते हैं, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? हैबिटाट बोलते हैं। हैबिटाट वो जगह होती है जहां कोई ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, रहता है। और कोई भी हैबिटाट 2 चीजों का मिलकर बना हुआ है। जैसे मैं आपसे कहता हूं ये एरिया है, ये बहुत बड़ा एरिया, इसे बायोम कह रहे हैं। इतना बड़ा एरिया हैबिटाट है। अब उस हैबिटाट में कौन रह रहा है? देख बेटा, मेरी बात समझ ध्यान से। जैसे मान लो मैंने ये हैबिटाट बना दिया। इस हैबिटाट में एक कैट रह रही है, ठीक है, इसमें ग्रास भी है, इसमें एक रैट रह रहा है, इसमें मेरे पास रैबिट भी रह रहा है, इसमें मेरे पास सॉइल भी है, इसमें मेरे पास लाइट आ रही है, यस और नो, इसमें कहीं पर मिनरल्स भी हैं। तो अगर आप देखोगे ना, एक हैबिटाट जो होता है उसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों तरह के कंपोनेंट होते हैं। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं बेटा, मैं आपसे एक स्टेटमेंट देना चाह रहा हूं कि मैनी ऑर्गेनिज्म कैन हैव सेम हैबिटाट। बताओ स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं? दूसरी स्टेटमेंट है बेटा कि बायोम कैन हैव मैनी हैबिटाट्स। एक बायोम जो बहुत बड़ा जगह होती है, वहां पर बहुत सारे हैबिटाट प्रेजेंट होते हैं। क्या यह बात सही है? बायोम कैन हैव मैनी हैबिटाट, यस सही है। और एक हैबिटाट में एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। यहीं पर कैट रह रही है, ग्रास है, रैट है, रैबिट है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अब हमारे पास हैबिटाट 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल हैबिटाट, एक होता है यूजुअल मतलब नॉर्मल, कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल हैबिटाट हो गया, यस और नो। एक होते हैं अनयूजुअल का मतलब होता है जहां क्या होगा? व्हाट इज अनयूजुअल? अगर मैं आपसे कहूं अनयूजुअल का क्या मतलब है, ए क्वेश्चन दे देते हैं। अनयूजुअल हैबिटाट, ए लेस एबायोटिक, बी मोर बायोटिक, सी लेस बायोटिक, डी नो बायोटिक। तो अनयूजुअल हैबिटाट क्या होता है? जहां पर बायोटिक ना हो, नहीं। जहां पर बायोटिक ज्यादा हो, नहीं। ये लेस बायोटिक, जहां पर जीवन कम कम मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? अनयूजुअल बोलते हैं। क्योंकि किसी भी हैबिटाट में नॉन लिविंग और लिविंग दोनों तरह की चीजें होती हैं, यस। लेकिन अगर अनयूजुअल में क्या होगा बेटा? लेस बायोटिक होता है, कम लोग मिलते हैं। परमाफ्रॉस्ट मतलब जमा हुआ। तो जहां स्नो है, तो क्या स्नो पे मुझे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे? बहुत कम। माउंटेन टॉप पर मुझे क्या है? लो प्रेशर है, वहां पर भी ऑर्गेनिज्म कम मिलेंगे, यस। डेजर्ट में कुछ रेप्टाइल्स मिलते हैं, स्टिंकिंग कंपोस्ट, वहां कुछ माइक्रोब्स मिलेंगे। तो जो अनयूजुअल हैबिटाट है, वहां बायोटिक कम मिलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
तो आपने क्या समझा, आपने समझा एक बहुत बड़ा एरिया है बायोम, जहां पर बारिश और टेम्परेचर डिसाइड करते हैं किस तरह के प्लांट मिलेंगे। अब उस एरिया में अलग अलग हैबिटाट बन जाते हैं ना। व्हाट आर हैबिटाट? हैबिटाट क्या होता है? मैं कहता हूं ये कैट का हैबिटाट है, रैट का हैबिटाट है। हैबिटाट वो एरिया होता है जहां बायोटिक और एबायोटिक सब तरह के लोग रहते हैं, जहां पर प्रोड्यूसर भी होता है, डीकंपोजर भी होता है, और वो वहां पर रहते हैं। एक हैबिटाट में एक से ज्यादा बायोटिक मिलते हैं। यहां तक कोई स्टिंकिंग कंपोस्ट, मतलब बदबू आता हुआ कंपोस्ट, कंपोस्ट समझ में आता है, गड्ढा, गोबर इकट्ठा कर रखा है। एक बच्चा कहेगा सर मेरे सर से तो बदबू आती नहीं, गोबर तो वहां भी है। नहीं बेटा नहीं, अभी इतना नहीं सोचना, अभी तो है, टाइम है, 3 महीना है, लगभग 82-83 डेज है, अभी नहीं, है ना। हाँ चलो ठीक है, नोट कर लेंगे। थर्मल प्लेस, यस। अब आते हैं बेटा, लास्ट ईयर नहीं बताए तो कर लेना, क्या हो गया। आते हैं नेक्स्ट, आते हैं, ठीक है, अभी है, टाइम है, क्योंकि ये वाला डायलॉग तो जब मार्कशीट आती है तब पिताजी मारते हैं, पढ़ना तो होता नहीं है तुझे, दिमाग में तेरे डैश भरा हुआ है, वही बोलते हैं ना, है ये होता है। हाँ, उनके हिसाब से पढ़ तो रहे ही नहीं थे, है ना, सुनते तो हो नहीं तुम्हें, कब से कहते हैं सुबह उठ के पढ़ा करो, तुम कैसे बताओगे रात में जग रहे थे। यस, हाँ, ये कह रहे सर एक टीचर ने यूट्यूब पे 19 घंटे पढ़ाया, क्या फायदा हुआ उससे। मान ले तुम मुझसे मजदूरी करा लो, अभी पढ़ लेना, बाद में क्यों पढ़ेगा। हम निर्णायक अभी क्यों चला रहे हैं, ताकि फायदा हो। हमने द्रोणा में 1 शॉट डाल दिया, जिसको करना अभी कर लो, बाद में भी कराएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि डिमांड है वो कि भाई आनी चाहिए 1 शॉट, सब लोग देखते हैं, कराएंगे, पर हम कुछ चीजें पहले करा रहे हैं। ठीक है, सही है, सीधे बोलते हैं पेरेंट्स क्या बोलते हैं, पेरेंट्स ही कहते हैं तुमको कहा था पढ़ लो, दिन भर फोन लेके बैठे रहते हो, कहा था कोचिंग ज्वाइन कर लो, कहा था ये कर लो, है ना, टेस्ट दिया करो, टेस्ट के नंबर बताए तुमने आज तक। अब ये कौन बताए पापा को कि पापा आपने भी नहीं पूछे थे, ये बताएगा कौन, पूछते तो थे नहीं आप, बस ये पूछते थे पढ़ाई कैसे चल रही है ना। हाँ हाँ, सही है, ये थोड़ी पूछेंगे कि मैंने नहीं पूछे थे, मतलब पूछ भी लेते तो तुम क्या बताओगे कि यार फिजिक्स नहीं हो रही, यार ये वाला चैप्टर वीक था, या इसका हमने प्रैक्टिस कम, तो वो तो एरिया ही अलग है ना, बिल्कुल। यस, हाँ चलो आओ, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज निश क्या होता है, देखो क्या होता है, ध्यान सुनेंगे। मैं पहले ये स्टेटमेंट लिख दूं, वन हैबिटाट हैव मोर देन वन स्पीशीज। नाउ निश क्या होता है, निश क्या होता है, निश कहते हैं इसे, कुछ लोग नीचे पढ़ते थे इसे, निश, निक कहते थे, देख लो निश क्या होता है। इट इज फंक्शनल रोल प्लस रिक्वायरमेंट ऑफ एनी स्पीशीज। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, मेरे पास ये कैट है, ठीक है, कैट जो है वो एक्टिव है रात में, एक्टिव है रात में, वो खाती है चूहा, वो एक तरह का रोल है उसका, सॉरी बेटा, सॉरी 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 सॉरी, कार्निवोर, रोल उसका कार्निवोर है, ठीक है, यस, और वो लाइफ उसकी लगभग मान लेते हैं 15 साल है। तो जो रोल है, रिक्वायरमेंट है, टाइम ऑफ एक्टिविटी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, इन सबको मिलाकर, इन सबको मिलाकर हम निश कहते हैं। तो इसका मतलब वन स्पीशीज हैव
इट्स ओन निश, यस और नो? एक स्पीशीज का अपना अलग निश होगा। निश इज समथिंग विच इज इनविजिबल, निश इज समथिंग विच इज इनविजिबल। निश क्या है? जो एक इनविजिबल चीज है। जैसे मान लो आप घर में हो, तो आप घर में एक रूम में रहते हो, टीवी भी देखते हो बाहर जाके, ठीक है, लेकिन घर के बाहर, रूम से बाहर निकल के आप कुछ पर्टिकुलर चीज खाते हो। आपका काम है सुबह का दूध लाना है और शाम में सब्जी लेके आना है। ये दो काम आपको दे रखे, ठीक है? तो आपका काम, आपका रोल, आपकी रिक्वायरमेंट, आप कहां प्रेजेंट हो, ये आपका निश कहलाएगा। एक घर में क्या एक से ज्यादा लोग रहते हैं? यस, तो घर हो गया हैबिटाट। एक से ज्यादा लोग रहते हैं? यस, तो जो लोग रहते हैं वो बायोटिक हो गए। वो क्या आपस में भी जुड़े हुए हैं? हाँ, जुड़े हुए हैं। फिर ए बायोटिक टेबल वगैरह हो गई। यस, पर क्या आपकी जो रोल, रिक्वायरमेंट, सब कुछ है, इवन आपका ब्रदर सेम एज का हो, सेम एग्जाम दे रहा हो, सेम होगा? नहीं हो सकता। हो सकता है आप रात में पढ़ते हो, दिन में पढ़ता हो। यस यस यस, यही हो सकता है। बोलो, ये हो सकता है। यस, तो आपको दिमाग रखना है, निश की डेफिनेशन आई है। निश की डेफिनेशन 2 बार आई है नीट में। निश का मतलब होता है रोल। तो कभी भी ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा 2 स्पीशीज के निश अलग होते हैं, 2 स्पीशीज के क्या है, निश अलग होते हैं, निश डिफरेंट होते हैं। यस और नो? यस। अगर मैं कहूं, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, कंपटीशन मैक्सिमम कब होता है? जब इंट्रा स्पेसिफिक हो या इंटर स्पेसिफिक हो? दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में कंपटीशन मैक्सिमम होगा, या विद इन स्पीशीज के 2 मेंबर के बीच में कंपटीशन मैक्सिमम होगा? विद इन स्पीशीज, क्योंकि उनका क्या सेम है, निश सेम है। अगर मैं आपसे कहूं कि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन इज मोर फियर्स, कंपटीशन इज मोर फियर्स, फियर्स मतलब खतरनाक, फियर्स, बिकॉज ए उनका रोल सेम है, बी रिक्वायरमेंट सेम है, सी सी निश सेम है, डी ऑल। यस, ऑल आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? डी ऑल आएगा। सोच पा रहे हो ये बातें? सोच पा रहे हो? यस। मान लो आपका आपका भाई सेम क्लास में है, सेम रिक्वायरमेंट है, उसी रूम में रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और एनसीईआरटी एक है। फिर क्या करोगे? टाइम बदल दो। टाइम कैसे बदल दिया? मान लो मैं इसको अलग तरीके से समझाता हूं। मान लो आपका और आपका भाई सेम नीट का एग्जाम देने वाले हैं। उन्हें, आपको लगा कि यार बुक तो एक ही है, तो आप दिन में पढ़ रहे हो, रात में पढ़ रहा है। इसीलिए क्या होता है, कैट और लॉयन दोनों प्रीडेटर है। कैट छोटा प्रीडेटर है, लॉयन स्ट्रॉन्ग प्रीडेटर है। तो कैट ने कहा यार रात में निकलते हैं, जब स्ट्रॉन्ग वाला नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग वाला रात में निकल सकता है, पर जब उसको दिन में खाना मिल रहा है तो रात में क्यों निकलेगा? सोएगा मस्ती। यस। एक कह रहा सर मारी मारा करेंगे, एक कह रहा सर एनसीईआरटी के 2 टुकड़े। गदर मच जाएगा। इसी को बचाने का तरीका पूछ रहा हूं। कह रहा बुक भी मेंटेन रहे और बचाने का तरीका, टाइम बदल लो। निश को फिर से बताओ, फिर बता देता हूं। निश क्या होता है बेटा? निश क्या होता है? निश किसी भी हैबिटाट में किसी भी स्पीशीज की क्या जरूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है और क्या रोल है, वो उसको किन चीजों की जरूरत है और वो क्या काम कर रहा है। यस यस, मेरी बात समझ में आ रही है? इतना है। हाँ, यस। और ये चीज जो मैं बोल रहा हूं ना, टाइम बदल लेंगे, इसे ही कहते हैं रिसोर्स पार्शनिंग। जब हम लास्ट टाइम पे कंपटीशन वाला टॉपिक पढ़ रहे होंगे ना, वहां आएगा रिसोर्सेज का बंटवारा, टाइम बांट लो। ठीक है? यस, आ जाओ। अब आओ, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ, लिख लिया सबने? ये नोट कर लो एक बार जल्दी से, ये वाला नोट कर लो और पिछला नोट कर लो, हैबिटाट नोट कर लो और ये नोट कर लो, फिर आगे पढ़ रहे हैं। जल्दी करना बेटा, जल्दी करना। ये वाली स्लाइड लिख लो, ये दोनों लिख लो, फिर आगे कर रहे हैं। जल्दी करो, जल्दी जल्दी बेटा, फास्ट।
लिख लिया बेटा? यस, ठीक है, आगे आ जाओ। अब हमारे पास क्या है बेटा? व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ हैबिटाट? मेरी बात सुनिए ध्यान से। हैबिटाट के क्या कंपोनेंट है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एबायोटिक कंपोनेंट की, और हम बात कर रहे हैं बायोटिक कंपोनेंट की। एबायोटिक में कौन कौन आएगा, मेरी बात सुन। एबायोटिक में आएगा सबसे पहले मेरे पास प्लांट्स आएंगे। प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर। यस और नो? ठीक है, मान लो इंसेक्ट आ गया, एनिमल्स आ गए, यस, ये कंज्यूमर हो गए। और बैक्टीरिया फंजाई क्या होते हैं? डीकंपोजर होते हैं। बैक्टीरिया फंजाई क्या है? ये डीकंपोजर होते हैं। ये क्या है? डीकंपोजर है। अब बायोटिक में मेरे पास सबसे पहले आ जाता है टेम्परेचर। उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा बता रहा हूं मैं। बायोटिक है और ये एबायोटिक है। ये एबायोटिक है। एबायोटिक में सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा टेम्परेचर, फिर आ जाएगा रेनफॉल, या इसको लिख सकते हैं पानी। इसको क्या लिख सकते हैं? पानी लिख दिया। ठीक है, टेम्परेचर, वाटर, फिर मैंने क्या लिख दिया बेटा? टेम्परेचर, वाटर के बाद लाइट लिख दिया, और फिर अपने ने क्या लिख दिया? सॉइल लिख दिया। ठीक है, तो ये चीजें जो है हमारे पास, ये जो चीजें हैं, यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि ये जो मैंने चार चीजें लिखी हैं, ये सारे एबायोटिक फैक्टर है। ये क्या है? एबायोटिक फैक्टर है। तो अगर मैं आपसे ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी पढ़ाता हूं, तो देखो कैसे पढ़ाऊंगा। अगर हम ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी पढ़ते हैं, जो इस चैप्टर में आपको पढ़नी है, उसमें सबसे पहले मैं पढ़ूंगा एबायोटिक फैक्टर कौन से हैं। तो एबायोटिक फैक्टर मेरे पास चार है, मैं उनकी स्टडी करूंगा। बहुत डिटेल स्टडी नहीं करनी है, सिर्फ एनसीईआरटी। उसके बाद मैं पढ़ूंगा इफेक्ट। किसका इफेक्ट? इफेक्ट ऑफ एबायोटिक ऑन बायोटिक। इफेक्ट ऑफ एबायोटिक ऑन बायोटिक। बायोटिक पर इफेक्ट पढ़ूंगा एबायोटिक का। उसके बाद मैं क्या करूंगा बेटा? उसके बाद मैं जाऊंगा, ध्यान सुनिए बेटा, और उसमें मैं पढ़ूंगा इफेक्ट का रीजन, इफेक्ट पड़ेगा ही क्यों। और फिर बाद में मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा जिसे हम कहेंगे क्या? माइग्रेशन। ये इफेक्ट है, माइग्रेशन, सस्पेंशन, अडेप्टेशन। इसके बाद पॉपुलेशन स्टार्ट होता है। तो आपके पास ये जो टॉपिक है ना बेटा, ये कह रही एनसीईआरटी नहीं है, पर कुछ पूछ लेगा इससे। जैसे फॉर एग्जांपल अडेप्टेशन। अडेप्टेशन मॉर्फोलॉजी में तो है ना, रूट स्टेम लीफ का, तो वहां लिंक हो जाएगा। तो आपको जो टॉपिक पढ़ना है, एबायोटिक फैक्टर पढ़ना है, उसके बाद इफेक्ट पढ़ना है, क्या पढ़ेगा, और ये टॉपिक, ये तीन टॉपिक के बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, क्लियर है? यस। तो इनको मैं नेक्स्ट क्लास में ही करा रहा हूं, अभी आज नहीं करा रहा, मैं थका हुआ हूं कुछ, मैं असल में सॉल्यूशन बना रहा था। ठीक है, क्लियर है बेटा? एआईटीएस आपका आ जाएगा 5-7 दिन में, जब स्टार्ट होगा उससे पहले नहीं, अभी आज कुछ करा रहे। आज आपका काम है, प्लीज मॉलिक्यूलर कंप्लीट करो। इस लेक्चर को आपने देख लिया है, इसके 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे चैप्टर को। उसके बाद 2 लेक्चर इकोसिस्टम और 1 लेक्चर बायोडाइवर्सिटी। लिविंग वर्ल्ड आपका कल आ जाएगा। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड आपका कल आ जाएगा, कल हम लिविंग वर्ल्ड करेंगे। क्लियर है? और आज आपको, आज इवनिंग में या कल मॉर्निंग में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मिल जाएगा। प्लीज जो भी असाइनमेंट दे रहा हूं, वर्कशीट, और वो आप करेंगे आप, कोई गड़बड़ नहीं, साथ के साथ। ठीक है, मिलते हैं, बाय। ठीक है भाई, जो बोल रहा हूं प्लीज कर लो, नहीं उसके बाहर कुछ जाएगा। जितना भी प्रैक्टिस मटेरियल में देता जाओ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दोनों बोला, उतना करते जाओ। आज आपने वो एक्स्ट्रा असाइनमेंट बनाना है, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। यस, बाय। ठीक है, यस।